हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना इलेक्ट्रोस्टैट्स का 6th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कभी भी चार्ज्ड पार्टिकल रख दिया जाए तो उसका मोशन कैसा होगा ये हम स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, फर्स्ट केस जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर इनिशियली द चार्ज्ड पार्टिकल इज एट रेस्ट। आपने मान लिया कि चार्ज पार्टिकल क्या है, रेस्ट कंडीशन पे है। ठीक है, रेस्ट कंडीशन में चार्ज पार्टिकल था, मतलब लेट अस से q, m का चार्ज पार्टिकल था। ठीक है, चार्ज q था, मास m था, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी। मान लेता हूं कि मैंने इस डायरेक्शन में उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E अप्लाई कर दी। तो क्या होगा, जैसे ही चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्सर्ट की गई तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच, QE। इस QE फोर्स के कारण इसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ जाएगा एंड द एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ma। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी QE बाय m। अच्छा, ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगेगा, ये एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में, और फोर्स किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। याद रहे, अगर ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होता तो इसके ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता। ठीक है, इतना एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल के ऊपर आ जाता है। अब अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड आफ्टर टाइम t, t टाइम के बाद, अब सारी चर्चाएं किसके लिए हो रही है, t टाइम के बाद, तो ये कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, u प्लस at से। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन qe by m है, तो वेलोसिटी एक्वायर्ड विल बी qe by m into t। दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। अच्छा, कभी आपसे मोमेंटम भी पूछ लिया जाता है, तो मोमेंटम कैसे निकाल सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी से। तो बस इस पूरे फैक्टर को m से मल्टीप्लाई कर देंगे, m qe by m into t। m से m कैंसिल हो जाएगा तो qe into t क्या मिल जाएगा आपको, मोमेंटम मिल जाएगा। कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन दिस इंटरवल टाइम t, तो आप क्या करेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है और ऊपर से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। क्यों, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। QEM कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है, तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा पा रहे हैं। अच्छा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फैक्टर 0 हो गया, क्या बचा, हाफ ऑफ QE by m into t स्क्वायर, ये हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड। फाइन, तो ऐसी छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन बताना है। बहुत आसान, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, v की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो आपके पास आ जाएगा हाफ m q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर बाय m स्क्वायर। एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टाइम के स्क्वायर के। फाइन, तो कभी ऐसी छोटी छोटी बातें आपसे पूछ ली जा सकती हैं। अच्छा, सेकंड केस डिस्कस कर रहा हूं, केस नंबर 2। केस सेकंड में जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल उसके पास कुछ रफ्तार इनिशियली है। ठीक है, उसके पास कुछ इनिशियल रफ्तार है, बट वो एंटर कर रहा है, चार्ज पार्टिकल एंटर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है। ठीक है, जब इस तरीके से वो एंटर करता है तो देखिए आपके पास ऐसा सा हो जाएगा। मान लेता हूं कि ये दो प्लेट्स हैं, अच्छे से समझिएगा इस सवाल को। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और ये प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉइंटेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से फील्ड लाइंस जाती हैं और नेगेटिव की तरफ जाती है। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड लाइंस है। फाइन, एक चार्ज पार्टिकल है q, m, जिसको आपने इनिशियल रफ्तार u देके इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर छोड़ दिया है। ठीक है, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली इसे छोड़ा है, सबसे पहली बात, इस पूरे सिस्टम को मैं दो चीजों में क्लासिफाई कर रहा हूं। ठीक है, ये तो हो गया अलोंग एक्स एक्सिस और ये हो गया अलोंग वाई एक्सिस। सबसे पहले एक्स एक्सिस में आप सब कुछ नोट करेंगे और फिर आप वाई एक्सिस में नोट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस की बात कर लेता हूं। मान लेते हैं आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद चार्ज पार्टिकल कुछ एक्स एक्सिस में डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा। सबसे पहले एक्स एक्सिस का एनालिसिस कर लेता हूं। मान लेता हूं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज x, इनिशियल वेलोसिटी वाज u,
कितने टाइम की बात हो रही है, टी टाइम के बाद। क्या यहाँ एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन था? नहीं था, देयर वाज नो एक्सेलरेशन। क्यों? फोर्स कहां लगेगा? क्यूई, चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन भी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, वाई एक्सिस में आएगा, एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर x लिखना चाहूं तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखूंगा। अब क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस तो 0 है, तो x को क्या लिख सकता हूं? ut लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? ut। अगर y की बात करें, y एक्सिस में चला जाऊं तो y एक्सिस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया y से। अच्छा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस? जानते हैं आप, कितना फोर्स लग रहा होगा चार्ज पार्टिकल पे? QE, मास से डिवाइड करेंगे तो QE by m will give you the acceleration along y axis। कितने टाइम के बाद बात हो रही है? t टाइम के बाद की बात हो रही है। कुछ नहीं करना है, y कैसे निकालूंगा? uyt plus half ayt square से। What was the initial velocity along y axis? The initial velocity along y axis was 0। y axis में कोई रफ्तार नहीं थी, ठीक है। तो y को आप क्या लिखेंगे? केवल हाफ at स्क्वायर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन QE by m है, सब्स्टिट्यूट कर दिया, QE by m into t स्क्वायर। ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, मैं टाइम हटा दे रहा हूं यहां से, t की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, t बराबर क्या आ जाएगा? x by u। ये सब काम क्यों हो रहा है? आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी पढ़ा था, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी कुछ ऐसा सा ही सीन पढ़ा था। तो देखिए y की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ QE by m into t स्क्वायर। व्हाट इज t स्क्वायर? x स्क्वायर by u स्क्वायर। फाइन। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी की ये इक्वेशन निकल के आती है, जिसका मतलब है y किसके प्रोपोर्शनल हो गया? x स्क्वायर के। पैराबोलिक पाथ, किस टाइप का पाथ है? पैराबोलिक पाथ। किसके अबाउट सिमेट्री रखता है ये? y के अबाउट। तो देखिए ग्राफ या इसका जो मोशन है वो कुछ ऐसा सा होगा, इसके ऊपर कांस्टेंटली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होके पैराबोलिक पाथ चलता हुआ सा नजर आ जाएगा। मैं समझता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। कभी कोई डिफ्लेक्शन पूछ ले तो वो डिफ्लेक्शन एक्चुअली पूछ रहा होगा y एक्सिस के अलोंग कितना डिफ्लेक्शन आ गया। मतलब ओरिजिनली तो इसे यहाँ सीधे सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ इसमें किसी भी टाइम t तक कुछ डिफ्लेक्शन y आ जाएगा। तो जब y डिफ्लेक्शन आ जाएगा तो y की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके की होगी, ये याद रहे। अगर आप इसमें एक और चीज भी नोट कर पाए तो ऐसा कुछ भी है कि y इज प्रोपोर्शनल टू, आप ध्यान से देखिए y किसके प्रोपोर्शनल है? y की प्रोपोर्शनैलिटी आती है q पे और m पे। अगर मेरे पास अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स हैं, कैसे पार्टिकल्स हैं? अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स है। देखिए कभी ऐसा सवाल भी पूछ सकते हैं, देखिए मान लीजिए यहां से इसी पॉइंट से यहां तक, ठीक है, बिल्कुल यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। मान लीजिए इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, सच दैट नीचे जो है वो पॉजिटिव है और ऊपर जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। यहां इस पॉइंट से मैंने तीन चार्ज पार्टिकल्स को छोड़ा, ठीक, तीन चार्ज पार्टिकल्स को मैं यहां से छोड़ता हूं तो एक चार्ज पार्टिकल तो ऐसे आ जाता है, एक चार्ज पार्टिकल जो है वो ऐसे चला जाता है, एक चार्ज पार्टिकल बहुत कम डिफ्लेक्ट होता है और एक चार्ज पार्टिकल भयंकर रूप से डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। आपसे ये पूछा गया कि बताइए अगर ये 1 है, ये 2 है और 3 है तो किसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा होगा? बहुत सिंपल सी बात है, ये ओरिजिनल पाथ था बच्चों। ये क्या था? ओरिजिनल पाथ। ओरिजिनल पाथ के रिस्पेक्ट में आप डिफ्लेक्शन देख लीजिए कि किसका सबसे ज्यादा है। इसका डिफ्लेक्शन ये रहा, फर्स्ट वाले का डिफ्लेक्शन ये रहा, थर्ड वाले का डिफ्लेक्शन इतना ज्यादा है। अब डिफ्लेक्शन जो है ना, ध्यान से देखिए प्रोपोर्शनैलिटी किस पे है? Q by m पे। इसमें प्रोपोर्शनैलिटी है Q by m पे। तो जिसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा उसका चार्ज टू मास रेशियो भी सबसे ज्यादा होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। इतना ही नहीं, हम एक और छोटा सा, मैं एक और एग्जांपल बता देता हूं आपको। मान लीजिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच मैं एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता हूं, ठीक है। एक प्रोटॉन को और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता हूं, बिल्कुल बीचों बीच बात हो रही है। मतलब ये डिस्टेंस भी d है और ये डिस्टेंस भी क्या है? d है। और मैंने रेस्ट से इन दोनों को रिलीज किया, रेस्ट से, ठीक है। तो क्या होता है, ध्यान से देखिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, ठीक। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा। तो इस प्रोटॉन के ऊपर, अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है उस पे फोर्स कहां लगेगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके ऊपर नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा। समझ चुके हैं आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जाके पॉजिटिव पे चिपक जाएगा, ये प्रोटॉन जाके नेगेटिव पे चिपकेगा। इतना आप समझ चुके हैं। बोथ आर फॉलिंग थ्रू सेम डिस्टेंस d, दोनों सेम डिस्टेंस d से फॉल कर रहे हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कंपेयर द टाइम ऑफ फॉलिंग। क्या आपको कंपेयर करना है? आपको कंपेयर करना है टाइम ऑफ फॉलिंग। चलिए, टाइम ऑफ फॉलिंग मतलब d डिस्टेंस ट्रैवल करने में दोनों के टाइम्स को कंपेयर कीजिए। चलिए, टाइम कैसे कंपेयर करेंगे? हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे भाई। डिस्टेंस दोनों ने कितनी ट्रैवल की? d ही डिस्टेंस ट्रैवल की। मान लेता हूं s है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, ठीक है। ध्यान से देखिए, दोनों के लिए इनिशियल रफ्तार तो कितनी है? 0। मैंने कहा ऐसे अपन ने इसको प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। एक्सेलरेशन दोनों का सेम या अलग अलग? सोच के बताइए, सेम या अलग अलग? ऑब्वियसली दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है। दोनों के ऊपर फोर्स तो सेम लगेगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है? QE। चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, दोनों के लिए Q तो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। बट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास अलग अलग है, तो उनका एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगा। तो देखिए, दोनों सेम डिस्टेंस d से फॉल कर रहे हैं, दोनों की इनिशियल रफ्तार 0 है। सिंपल सिंपल सी बात है कि टाइम को मैं क्या लिख सकता हूं? √2d/a। क्या लिख सकता हूं? √2d/a। और एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं QE/m। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? QE/m। तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि टाइम किसके प्रोपोर्शनल है? √ऑफ मास के। तो याद रहे, जिसका मास ज्यादा होगा उसे ज्यादा टाइम लगेगा। और आई कैन से टाइम टेकन बाय प्रोटॉन टू टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इज √ऑफ mp/me। mp stands for mass of proton, me stands for mass of electron। ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं मास ऑफ प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। तो प्रोटॉन को फॉल करने का जो टाइम है टीपी, वो जो है टीई से तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। ये छोटा मोटा कंसेप्ट और आ सकता है डिफ्लेक्शन के ऊपर। ये सवाल कि जिसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा होगा। और टाइम टेकन टू फॉल थ्रू सेम डिस्टेंस बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। अब ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी चार्ज पार्टिकल दे सकते हैं। देखो, एक प्रोटॉन दे दिया, एक अल्फा पार्टिकल दे दिया, ठीक है। तो उसका चार्ज टू मास, अल्फा पार्टिकल में तो चार्ज भी अलग होता है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज टू मास, आप चार्ज और मास आपको पता होना चाहिए, प्रोटॉन का पता होना चाहिए, तो कंपैरिजन आप कर सकते हैं। बस आपको याद ये यही वाले फॉर्मूले रखने हैं कि आप एक काइनेमेटिक्स वाला फॉर्मूला लगा पाए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाला, और आप एक्सेलरेशन निकाल पाए जो कि QE/m होता है। अब Q और M पे सारी चीजें डिपेंड होती हैं, तो आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें पहले नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब अपन। देखिए, दो प्लेट्स हैं, ठीक है। दो प्लेट्स के बीच में हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश की है व्हिच इज 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। एक चार्ज पार्टिकल है Q, चार्ज Q है और मास m है। अब देखिए, इस चार्ज पार्टिकल की खासियत क्या है? इसका जो चार्ज है वो दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वैसा ही चार्ज ये Q है, और इसका जो मास है वो है 1.6 × 10⁻³ kgs। अब आपसे सवाल पूछा गया, फाइंड U मैक्सिमम। ये U की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है सो दैट द पार्टिकल डज नॉट हिट द अपर प्लेट, वो पार्टिकल जो है वो अपर प्लेट को हिट ना कर पाए। देखिए, सिंपल सी बात है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ से नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव रहा होगा और ये नेगेटिव रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पॉइंट कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो सॉरी, इस Q पे जो चार्ज है, इस पार्टिकल पे जो चार्ज है वो सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप ये बात जानते हैं, ठीक है। मतलब ये चार्ज पार्टिकल कैसा है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। जैसे ही आप इसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं U से, तो क्या होगा कि ये ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा।
मैं पूछ रहा हूं आपसे कि इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। देखिए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर फोर्स कहां लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो देखिए क्या आप इसे रिलेट कर पा रहे हैं, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन इस पे लग रहा होगा वो लग रहा होगा QE/m लग रहा होगा और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। दिस इज सिमिलर टू प्रोजेक्टाइल मोशन। वहां पर क्या होता था, एक कांस्टेंट g जो है वो नीचे लग रहा होता था, ठीक है। इस सवाल में आप इग्नोर कीजिए g को, ठीक है। इस सवाल में आपको g को इग्नोर करते हुए चलना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि इग्नोर द वैल्यू ऑफ g। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल ऊपर जाएगा, लेकिन इसको कांस्टेंटली नीचे खींचा जा रहा है, किसके द्वारा खींचा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाले फोर्स के कारण। तो ये पार्टिकल ऊपर जाए 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 जाए, ऐसा कह रखा है कि कितना मैक्सिमम आप दे पाए कि ऊपर हिट ना करे, व्हिच मींस इट जस्ट मिसेस दिस प्लेट। तो ये क्या होगा, यहां से जाके और फिर नीचे जाके इस प्लेट को स्ट्राइक कर जाए। मतलब दिस शुड बी द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए, मतलब इस पॉइंट पे जाके इसकी रफ्तार कितनी हो जाए, 0 हो जाए। कौन सी रफ्तार 0 हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? ऑब्वियस सी बात है, हॉरिजॉन्टल रफ्तार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0। तो देखिए इस u के दो टुकड़े कर सकते हैं, यहाँ आएगा u cos 45 और यहाँ आएगा u sin 45। तो इवेंचुअली इस u sin 45 को जाके ऊपर तक खत्म हो जाना है। तो अपन लगा सकते हैं vy square is equals to uy square plus 2ay into s, ठीक है। v square is equals to u square plus 2as लगाएंगे। फाइनल वर्टिकल रफ्तार इस पॉइंट पे जाके कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, u sin 45, मतलब u by √2 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे कितना लगेगा, माइनस का QE/m, ठीक है। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा इसने वर्टिकल डायरेक्शन में, कैपिटल H, ठीक है, कैपिटल H। अब ये कैपिटल H की वैल्यू आप जानते हैं कितना दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। Q की वैल्यू पता है, दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मास दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो u की जो मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 2√2 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। 2√2 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। चलिए एक और ऐसा अच्छा सा सवाल करते हैं। एक प्लेट है, ठीक है, दो प्लेट्स का अरेंजमेंट है हमारे पास, और यहां से मैं एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर ले रहा हूं जिसका मास m है। ऐसा गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, मतलब ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव और नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव है, ठीक है। ऐसा कह रखा है कि इस रीजन की जो लेंथ है वो लेंथ l है, और इसी लेंथ l के बाद में एक और जाके स्क्रीन है हमारे पास। क्या है, एक और स्क्रीन है। होगा क्या, ये चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा जिसे QE/m कहा जाएगा, ठीक है। QE/m कहा गया। जब ये पार्टिकल इधर से प्रोजेक्ट किया गया तो मान लीजिए कुछ v0 रफ्तार से प्रोजेक्ट किया गया। कितने से प्रोजेक्ट किया गया, v0 रफ्तार से। तो क्या होगा, ये किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ये तो सिंपल सी बात है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका पाथ जो है वो डिफ्लेक्टेड होगा, यहां से डिफ्लेक्ट हो जाएगा अपने एक्चुअल पाथ से। और जब तक वो यहां से बाहर निकलेगा, जब तक वो इस रीजन से बाहर निकलेगा, वो कुछ स्मॉल h अमाउंट से डिफ्लेक्ट हो चुका। वो क्या हो चुका, स्मॉल h अमाउंट से डिफ्लेक्ट हो गया। अब ये जो डिफ्लेक्टेड पार्टिकल है, अब यहाँ पर आगे तो उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन लग नहीं रहा है, तो ये आगे और इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रैवल करते हुए स्क्रीन को कहीं हिट कर जाएगा, और स्क्रीन को जहां उसने हिट किया वो हाइट दे दी गई कैपिटल H, ठीक है। मैं समझ रहा हूं कि आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। आपसे पूछा गया कि बताइए, पहली चीज तो आपको बताना है कि स्मॉल h की वैल्यू कितनी होगी, दूसरी चीज बताना है कैपिटल H की वैल्यू कितनी होगी, और थर्ड चीज बतानी है वेलोसिटी कितनी होगी जब वो इस रीजन को छोड़ जाए, ठीक है। व्हेन इट एग्जिट्स, जब वो एग्जिट कर जाए द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन को जब वो एग्जिट कर जाए तब उस इलेक्ट्रॉन की आपको
वेलोसिटी भी बतानी है। चलिए करने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। देखिए ये v नॉट रफ्तार जो है वो कभी चेंज नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। तो यहां से यहां तक जाने का जो टाइम है, यहां से यहां तक जाने का जो टाइम है वो कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड l अपॉन v नॉट, इतना टाइम लगेगा इसको यहां से यहां तक जाने में। अगली चीज x एक्सिस में ये कितना ट्रैवल कर लेगा, l डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। y एक्सिस में वो h दूरी चल रहा है, तो h को क्या लिखूंगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में 0 थी, तो ये फैक्टर तो हो गया 0। हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा चार्ज पार्टिकल पे, q/m, तो ये हो जाएगा e/m, और टाइम का स्क्वायर करेंगे, टाइम का स्क्वायर मतलब l स्क्वायर बाय v नॉट स्क्वायर, तो ये हो जाएगी h की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ h। अच्छा जब ये पार्टिकल बाहर निकला तब इसकी कुछ रफ्तार हो चुकी है, ठीक है, x एक्सिस में भी कुछ रफ्तार है और इस बार y एक्सिस में भी रफ्तार है। y एक्सिस में रफ्तार इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा था। कितना एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा था, qe/m एक्ट कर रहा था, इतना एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा था। तो जब इतना एक्सेलरेशन इसके ऊपर एक्ट करता है तो ये y रफ्तार, y डायरेक्शन में इसकी रफ्तार जो है वो बदल जाती है। इनफैक्ट अगर मैं सिंपल वेक्टर फॉर्म यूज करूं तो सारे काम हो जाएंगे, v = u + at कर सकता हूं, ठीक है। चलिए फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी केवल x एक्सिस में थी, क्या लिखूंगा, v नॉट i कैप, और j कैप में तो कुछ थी ही नहीं, प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है वो है qe/m, और ये qe/m कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ये लग रहा है केवल j कैप में, x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और टाइम, टाइम तो कितना है, l/v नॉट लग ही रहा है, तो सिंपल सा अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आ जाएगा v नॉट i कैप प्लस qel अपॉन mv नॉट j कैप, ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट एंड एग्जिट्स, जब ये उस रीजन को एग्जिट करके जा रहा होगा तब उसकी रफ्तार जो है वो ये हो जाएगी। थर्ड चीज जो पूछी गई है वो कैपिटल H के बारे में पूछी गई है। अब देखिए कैपिटल H कैसे निकालेंगे। कैपिटल H अब कैसे निकाला जाएगा, देखिए कैपिटल H निकालने के लिए सिंपल सी बात है कि चार्ज पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल रफ्तार तो चेंज हुई नहीं, वो तो v नॉट ही रही। तो टाइम टेकन टू हिट द स्क्रीन, अब स्क्रीन को हिट करने में कितना टाइम लगेगा, t डैश लग जाएगा व्हिच विल बी इक्वल्स टू l/v नॉट, l/v नॉट जो है वो टाइम लग जाएगा। लेकिन अब समझना यहां आते आते वो y एक्सिस में भी कुछ रफ्तार गेन कर चुका था vy, और इस रीजन को एग्जिट करने के बाद, अच्छा vy कितना था, ये फैक्टर था, यही तो वेलोसिटी थी जब इसने एग्जिट किया था, ठीक है। तो जब इसने एग्जिट किया था तो ये vy रफ्तार थी। अब इसके आगे वर्टिकल रफ्तार भी चेंज नहीं होनी क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो बस vy रफ्तार रह जाएगी, और vy रफ्तार रह जाएगी तो और ज्यादा कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, कुछ y कह देते हैं, और वो y डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, vertical velocity into time taken. What was the vertical velocity, qel upon mv naught, ये multiplied by time, time कितना लगा, t dash लगा, t dash कितना था, l/v naught, तो ये हो जाएगा y जो इसने ट्रैवल किया वो किया qel square upon mv naught square, such that ये जो कैपिटल H है वो कैपिटल H किसके बराबर हो गया, स्मॉल h प्लस y के बराबर, स्मॉल h प्लस y के बराबर। स्मॉल h कितना था, ये रहा e l² अपॉन 2mv नॉट स्क्वायर प्लस, अच्छा ये चार्ज पार्टिकल q था, इलेक्ट्रॉन था इसलिए q ही e के बराबर है, ठीक है, तो ये q एक्चुअली e के बराबर ही है, ये सब e है, ठीक है, प्लस e l² अपॉन mv नॉट स्क्वायर, 1 प्लस हाफ 3/2, तो ये जो कैपिटल H हो जाएगा ये हो जाएगा 3/2 EEL² अपॉन mv नॉट स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर H। चलिए द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। अब ये वाला जो सेक्शन है इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये एक प्रोलॉन्ग्ड लेक्चर लगेगा इसमें, ठीक है। इस लेक्चर के साथ साथ अगला लेक्चर भी इसी में ही आएगा। अब अभी तक हमने जो पॉइंट चार्जेस के बारे में डिस्कशन किया था वो वहां तक अभी हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम कंटीन्यूअस चार्जेस की बात कर रहे हैं। कंटीन्यूअस चार्जेस का मतलब है कि चार्ज जो है वो बॉडी पे फैला हुआ है, एक्सटेंडेड सिस्टम्स की बात हो रही है, ठीक है।
पॉइंट चार्जेस में तो हमारे पास एक सिंगल लोकेशन थी, बट चार्ज इज नाउ स्प्रेड ओवर, इट कैन बी अ लाइन, इट कैन बी अ सरफेस, इट कैन आल्सो बी अ वॉल्यूम। तो इन तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में मैं बता चुका हूं। स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। केवल और केवल अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के अलावा ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, मान लेता हूं कि मेरे पास एक रॉड है, ठीक है। रॉड जो है वन डायमेंशनल वाली बात हो रही है, इस पे जो चार्ज Q है और इसकी लेंथ जो है वो L है। मान लिया कि एक पॉइंट P यहाँ पर है सच दैट दिस डिस्टेंस इज A। मैंने आपसे पूछ लिया कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दीजिए। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। देखिए समझिएगा बात को, अगर एक पॉइंट चार्ज होता तो सिंपल था KQ/A² करके या KQ/R² करके आप चीज निकाल लेते, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर चार्ज जो है वो रॉड पे फैला हुआ है, सो यू कैन अज्यूम इट टू बी कंपोज्ड ऑफ सो मेनी लेंथ एलिमेंट्स, बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स का सम है ये, ठीक है। तो आप कुछ नहीं कीजिए, यहां से x दूरी पे जाके एक एलिमेंट उठा लीजिए, x दूरी पे जाके आपने एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट उठा लिया dx का। कितने का? dx का। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस dx पे कितना चार्ज होगा तो आप कह देंगे सर dx पे कितना चार्ज होगा, तो dq बराबर आप ये कह देंगे लैम्डा dx होगा। अब लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। मैंने कह दिया यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो यूनिफॉर्म था, और यूनिफॉर्म था तो लैम्डा को क्या लिख सकते हो? Q/L into dx। तो ये हो गया छोटा सा चार्ज जो इस एलिमेंट पे मौजूद था, ठीक। ये वाला छोटा सा एलिमेंट P पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा। कितनी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा? K dq बाय दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है? x²। चलो dq की वैल्यू रख दो, तो de की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी KQ/L into dx अपॉन x²। अब आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। चलो बताओ पहला एलिमेंट कहां मिलेगा आपको? पहला एलिमेंट P से A दूरी पे मिल रहा है, और आखिरी एलिमेंट कितने पे मिलेगा? A+L पे मिलेगा। काम खत्म। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? देखो KQ/L तो कांस्टेंट टर्म्स है, हटाओ इसे बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², -1/x, -1/x का इंटीग्रेशन A से A+L तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी KQ/L 1/A minus 1/A+L। So this is the value of electric field intensity। बहुत आसान। चलिए एक और देखिए, मान लीजिए कि एक और रॉड है आपके पास, ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड है, अगेन पॉजिटिवली चार्ज है, बट अब पॉजिटिव चार्ज नॉर्मल तरीके का नहीं है। अब पॉजिटिव चार्ज ऐसा है कि यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा नॉट है, और इस पॉइंट पे जो चार्ज डेंसिटी है वो 2 लैम्डा नॉट है। लैम्डा नॉट और 2 लैम्डा नॉट, ठीक है। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है लैम्डा इज इंक्रीजिंग लीनियरली। लैम्डा जो है वो लीनियरली बढ़ रहा है फ्रॉम लैम्डा नॉट टू 2 लैम्डा नॉट, ठीक है। और लेंथ जो है वो L है। दिस इज x इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट मान लीजिए, या मान लीजिए ये जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? L लेंथ है। कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, बिल्कुल अंडर कंट्रोल क्वेश्चन। आपसे पूछ लिया पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लो, जो कि यहाँ से A दूरी पे है। चलिए यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी पड़ेगी। आइए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं इसे। चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं इस लैम्डा का वेरिएशन बना रहा हूं, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने चूज कर लिया x इक्वल्स टू 0, इस पॉइंट को चूज कर लिया x इक्वल्स टू L। चलिए मैं तो कह रहा हूं आप ग्राफ प्लॉट करके बताइए x वर्सेस लैम्डा के लिए। x वर्सेस लैम्डा, लैम्डा जो है वो लीनियरली बढ़ रहा है, ठीक है। इट स्टार्टेड x इक्वल्स टू 0 पे लैम्डा नॉट पे थे आप, और x इक्वल्स टू L पे जाकर इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 लैम्डा नॉट, ठीक है। तो लैम्डा नॉट से आप 2 लैम्डा नॉट तक चले गए। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आप लैम्डा कैसे लिखेंगे? आप लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस c। y बराबर mx प्लस c। स्लोप कैसे निकालेंगे? देखिए स्लोप इज दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस। ये हो गया tan थीटा इज द स्लोप। तो कितना हो गया ये? लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय l। लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय l इनटू x, mx प्लस c। इंटरसेप्ट कितना था? लैम्डा नॉट। इंटरसेप्ट था लैम्डा नॉट। तो ये हो गया लैम्डा की इक्वेशन, चार्ज डेंसिटी एट अ डिस्टेंस x। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां से x दूरी पे जाके, यहां से x दूरी पे जाके अगर एक छोटा सा एलिमेंट dx उठा लिया
तो इस पे चार्ज कितना मौजूद होगा, dq बराबर लैम्डा dx, dq बराबर लैम्डा dx। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, x दूरी पे लैम्डा इतना है, लैम्डा नॉट बाय l into x plus लैम्डा नॉट into dx, दिस इज द वैल्यू ऑफ dq। तो p पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, k dq upon this distance का स्क्वायर, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, इक्वल्स टू a plus x का होल स्क्वायर। चलिए छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, d equals to k, dq की वैल्यू लिख रहे हैं लैम्डा नॉट बाय l into x plus लैम्डा नॉट into dx अपॉन a plus x का होल स्क्वायर। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेट कीजिएगा, x equals to 0 से आप कहां तक जाएंगे, x equals to l तक, ठीक है। पहला एलिमेंट x equals to 0 पे, आखिरी एलिमेंट x equals to l पे। अब जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। एक बात याद रहे, अब ये थोड़ा इंटीग्रेशन आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल है, जैसे ही आप 12th में आगे जाएंगे मैथमेटिक्स में आपके पास अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी इंटीग्रेशन की, पूरा कैलकुलस है 12th की मैथमेटिक्स में, तो वहां पर आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करने का तरीका समझ जाएंगे। अभी के लिए आप यहां तक समझ लीजिए कि आप इक्वेशन कैसे फ्रेम करेंगे, सॉल्व करना आपको विथ टाइम आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट यूनिफॉर्म लाइन चार्ज। एक फाइनाइट यूनिफॉर्म लाइन चार्ज के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। देखिए कैसे करते हैं इसे, मान लीजिए कि आपके पास एक लीनियर वायर है, किसकी बात हो रही है, एक लीनियर वायर की, इस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ध्यान से समझना, अब हम क्या कह रहे हैं, किसी भी पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इवैल्यूएट करनी है ड्यू टू दिस फाइनाइट सेगमेंट। याद रहे ये जो सेगमेंट है वो फाइनाइट है, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो लैम्डा दे रखा है, यूनिफॉर्म है तो लैम्डा यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, लैम्डा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, पूरी वायर के लिए एक जैसी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए पैरामीटर्स क्या क्या गिवन हैं। सबसे पहले याद रखें, आप P से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मैंने इसे डिनोट कर दिया D से, किससे रिप्रेजेंट किया गया, इसे D से रिप्रेजेंट किया गया। जो अपर एंड है वो P पॉइंट पे कुछ अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है और जो लोअर एंड है वो P पॉइंट पे बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। यहां से याद रहे मैं एंगल कैसे ले रहा हूं, परपेंडिकुलर वाले से इस डायरेक्शन में जाएंगे अल्फा बनेगा, इसी लाइन के रिस्पेक्ट में नीचे आएंगे तो बीटा बन जाएगा, ठीक है, इतना हमें दे रखा है। अब हमें P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, अब क्योंकि अगर यहाँ से छोटे छोटे एलिमेंट आप लेना स्टार्ट करेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि हर छोटा सा एलिमेंट पॉइंट P को यहाँ रिपेल कर रहा होगा, हर पॉइंट हर पार्टिकल जो है वो पॉइंट P को रिपेल करेगा, यहाँ से इसको रिपेल करेगा, यहाँ से इसको रिपेल करेगा, तो हर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी अलग ही डायरेक्शन में होगी। हर डायरेक्शन में होगी तो हम नेट कैसे निकालेंगे, हम उन्हें रिजॉल्व करेंगे, बट कोई नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिने चुने नहीं है, देयर आर मेनी, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो जब आपके पास ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो क्या क्या मेथड यूज करना पड़ेगा, आप जानते हैं, यस, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आपको छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो अब एलिमेंट लेने का तरीका समझिए, आप क्या कर रहे हैं, यहां से देखिएगा, यहां से आप एक छोटा सा एलिमेंट उठा ले रहे हैं, मतलब यहां से x दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट उठाया dx जितना, कितना उठाया, dx, such that ये जो एंगल सबटेंड हुआ है पॉइंट P पे वो भी बहुत छोटा सा है, कितना है, d थीटा, कितना है, d थीटा, और इस डिस्टेंस को मान लिया गया r, क्या डिस्टेंस मान लिया गया, r, मतलब थीटा एंगल पे जाकर आपने क्या किया, d थीटा का एलिमेंट उठा लिया, थीटा एंगल पे जाके d थीटा का एलिमेंट उठाइए, जो कि यहाँ पर dx जितना एलिमेंट लाइन के ऊपर मिल रहा है, और इस dx एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो होगा dq। समझ गए, इतना आप समझ गए होंगे। तो बताइए ये जो छोटा सा एलिमेंट है, बहुत छोटा एलिमेंट मानिए, वो इस पॉइंट P पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा,
बहुत ही छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, इसलिए मैंने लिख दिया डीई। समझ गए बात को, डीई एलिमेंट। ठीक है, अगर मैं इस डीई को गौर से देखूं तो डीई के दो कंपोनेंट्स है। ठीक है, एक कंपोनेंट जो है वो है इस वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा वायर के पैरेलल डायरेक्शन में। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि डीई का एक कंपोनेंट आ जाएगा परपेंडिकुलर टू द वायर और एक कंपोनेंट आ जाएगा पैरेलल टू द वायर। इतना आप समझ गए। और हर एलिमेंट ऐसा ही करेगा, हर एलिमेंट जो है वो ऐसा ही कर रहा होगा, एक पैरेलल कंपोनेंट देगा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट देगा, उन्हीं के हमें इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। लेकिन हमें पहले ये तो पता चले कि छोटा सा डी है कितना। तो दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ डी कैन बी रिटन एज के क्यू बाय आर स्क्वायर। हमने इसे बहुत ही छोटा सा एलिमेंट माना, पॉइंट चार्ज जैसा मान लिया, तो वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के डी क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। चलिए डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू कैन बी रिटन एज लैम्डा डीएक्स। क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डीएक्स, क्योंकि इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उसकी लेंथ डीएक्स है, लैम्डा डीएक्स लिख सकते हैं, अपॉन में आर स्क्वायर चल रहा है। अब देखिए यहां से सब्स्टिट्यूशन का खेल शुरू होता है। चलिए अब सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस r को हटाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं r को हटाना चाहूंगा। चलिए अब r को हटाते हैं। r को हटाने का क्या तरीका है, r हटाने के लिए इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ध्यान से देखिएगा। ये हो गया एंगल थीटा, ये दूरी हो गई x, ये दूरी हो गई d और ये दूरी है r। ठीक है, r को रिप्लेस कर रहा हूं, d स्टैंडर्ड था जो हमें पता था, d हमें पता है, बीटा पता है, अल्फा पता है, ठीक है, और लैम्डा पता है। ये सारी चीजें हमें पता है, ये r, ये थीटा, ये सब हमने ही माने थे, अज्यूम किए थे। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन देखिए, क्या लिख सकता हूं, cos थीटा, cos थीटा बताइए क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस d by r, तो r को क्या लिख सकते हैं, d sec थीटा। r को क्या लिखेंगे आप, d sec थीटा। तो चलिए लिख देते हैं, तो de की वैल्यू क्या हो जाएगी, k लैम्डा dx अपॉन d sec थीटा का होल स्क्वायर। देखो अभी भी गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, देखो यहाँ पर थीटा जो है हर एलिमेंट के लिए थीटा बदलेगा। ठीक है, और हर एलिमेंट के लिए थीटा बदलेगा तो इंटीग्रेशन भी थीटा के रेस्पेक्ट में चाहिएगा हमें, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट आ रहा है dx, यहाँ जो इंटीग्रेशन का पैरामीटर है वो dx आ चुका है। अब इस dx का भी इलाज करते हैं। देखिए इलाज करने के लिए वापस इसी ट्रायंगल में चले जाइए। इसी ट्रायंगल में मैं लिख ले रहा हूं tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा को लिख सकता हूं x/d। इसी डेरिवेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि मैग्नेटिज्म में बिल्कुल ऐसा की ऐसी चीजें वापस रिपीट होने वाली है। ठीक है, tan थीटा इज x/d, तो आप x को क्या लिख सकते हैं, d tan थीटा। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए, जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो dx बराबर d tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, तो जहां dx आया वहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी k लैम्डा, dx की वैल्यू लिख ले रहा हूं d sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा चला गया, d से d भी चला गया। ठीक, तो d की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी k लैम्डा बाय d d थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट दिस पॉइंट। कोई परेशानी नहीं है। अच्छा देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो अगर मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करूं, अब अगर हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे जाएं तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिख सकता हूं d cos थीटा। ठीक है ना, d cos थीटा। और अगर टोटल निकालना है तो मुझे इन्हीं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को ऐड अप करना पड़ेगा, इंटीग्रल करना पड़ेगा, तो कर लीजिए। तो e परपेंडिकुलर आपके पास आएगा इंटीग्रल ऑफ, चलिए de cos थीटा का इंटीग्रल, de लिख लेता हूं k लैम्डा बाय d cos थीटा d थीटा। अब देखिए थीटा की लिमिट्स क्या हैं, थीटा की लिमिट्स ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में एंगल बना रहा हूं तो मैं उसे पॉजिटिव ले रहा हूं, इस लाइन से ऊपर जाके अगर एंगल बन रहा है तो पॉजिटिव, इसी लाइन से नीचे जाके बना रहा हूं तो नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए मुझे जाना कहां से कहां तक है, मेरा ये वाला पॉइंट है, यहां से मुझे यहां तक जाना है।
तो सबसे पहले इस परपेंडिकुलर वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है, उससे पहले मैं नीचे जा रहा हूँ। कितना नीचे जा रहा हूँ? बीटा एंगल नीचे जा रहा हूँ। पहला एलिमेंट उठाने के लिए बीटा एंगल नीचे गया, आखिरी एलिमेंट उठाने के लिए अल्फा एंगल ऊपर चला गया। तो जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो ऐसे लिखी जाएगी, माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक, माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक, क्योंकि सेंस ऑफ मेकिंग एंगल, सेंस ऑफ रोटेशन वो जो है वो बदल गया। ठीक है, यहां से इस लाइन से ऊपर जा रहे थे, इस लाइन से नीचे आ रहे हैं, नीचे आने वाले एंगल नेगेटिव, ऊपर जाने वाले को ले लिया पॉजिटिव। तो जो ई परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा k लैम्डा बाय d cos थीटा का इंटीग्रेशन, cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin थीटा, और लिमिट्स क्या से क्या है? माइनस बीटा से प्लस अल्फा। तो हम जानते हैं कैसे लिखते हैं इसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा k लैम्डा बाय d sin अल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा। ठीक, और साइन माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो ई परपेंडिकुलर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी k लैम्डा बाय d साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आया है? k लैम्डा बाय d साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अच्छा, इसी तरीके से आप पैरेलल कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। पैरेलल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? DE पैरेलल कंपोनेंट आएंगे। देखिए DE के पैरेलल कंपोनेंट कौन सा आएगा? साइन कंपोनेंट, तो दैट विल बी इक्वल्स टू DE साइन थीटा। आपको साइन थीटा के कंपोनेंट्स को ही इंटीग्रेट करना है। चलिए करके देखता हूं। E पैरेलल हो जाएगा DE, ये रही DE की वैल्यू, कहां? k लैम्डा बाय d साइन थीटा d थीटा, माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक आप इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन आएगा माइनस का कॉस थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस माइनस बीटा, कॉस माइनस बीटा इज अगेन कॉस बीटा। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं बच्चे, तो ई पैरेलल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी k लैम्डा बाय d कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ये होगी पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से ये परपेंडिकुलर वाला तो हद इंपॉर्टेंट है, इसको तो कंठस्थ करके रखें आप लोग। ठीक है, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म लाइन चार्ज, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर। अब मैं एक इनफाइनाइट वायर की बात कर रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए ये वायर है जो कि इनफाइनाइट है और यूनिफॉर्मली चार्ज है विद चार्ज डेंसिटी लैम्डा। आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दी किसी भी पॉइंट p पे। ध्यान दीजिएगा, जब हम इनफाइनाइट वायर की बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है वो d है। ठीक है, दो कंपोनेंट्स बताए थे, चलिए याद होंगे आपको। ई पैरेलल जो है वो होता है k लैम्डा बाय d cos बीटा माइनस cos अल्फा, और ई परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है k लैम्डा बाय d sin अल्फा प्लस sin बीटा। और ये किस तरीके से होता है? कोई भी एक वायर थी इस तरीके की, ठीक है, इस पॉइंट P की बात हो रही होती है, इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इधर एक इधर, ये होता है ई परपेंडिकुलर, ये होता है ई पैरेलल। इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कहीं रही होगी। ठीक, इन दोनों की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कहीं होती है। ठीक है, ये होती है फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पर जब मैं इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ ना, तो इनफाइनाइट का मतलब है, देखो एक बार एंगल यहाँ से ऐसे बनता है, एक बार एंगल यहाँ से नीचे बनता है, यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे। अल्फा और बीटा लिखना आना चाहिए और कोई बड़ी बात नहीं है, सीरियसली ये बहुत इजी सेक्शन है। अल्फा बीटा लिखना आ गया तो सारा काम आ गया आपको। देखिए यहां से ऊपर जाऊंगा, सोचिए मैं पहले तो केवल सामने अपने इस वाले पॉइंट को देख रहा हूं। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। अगर मेरे से कह दिया गया ये वायर इनफाइनाइट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना जो एंगल है, जो नेक का एंगल है, मेरी आईज जहां देख रही हैं, उस एंगल को बढ़ाते जाना होगा, क्योंकि वायर इनफाइनाइट है। अगर वायर इनफाइनाइट होगी तो आपकी गर्दन कितनी मुड़ जाएगी, मतलब आप मुड़ते जाइए अनंत तक मुड़िए, तो देखिए ये क्या होगा, ये एंगल बढ़ता 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 मैक्सिमम कितना जा सकता है, यहाँ से ऊपर थोड़ी चला जाएगा। तो बिल्कुल जब लिमिटिंग केस हो जाएगा ना, इनफाइनाइट वाली बात हो रही है, तो इनफाइनाइट पे ये जो एंगल है वो 90 डिग्री को अप्रोच कर जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं नीचे वाले लाइन को देखना चाहूं, तो ऐसे करते 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 ऑल्सो दिस एंगल टेंड्स टू 90 डिग्री।
तो याद रहे जब मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ यहाँ से नीचे जा रहा हूँ, इनफाइनाइट वायर है तो अल्फा की वैल्यू भी 90 और बीटा की वैल्यू भी 90, अल्फा और बीटा दोनों 90 हो जाएंगे। तो देख cos 90 माइनस cos 90 0, ठीक, बस परपेंडिकुलर कंपोनेंट बच जाएगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना बचेगा, k लैम्डा बाय d sin 90 प्लस sin 90, ये हो गया 2। तो याद रहे अगर आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो फाइनाइट सेगमेंट से भी लाखों गुना ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो इनफाइनाइट वायर पे ही आते हैं। मेन इसका जो एप्लीकेशन है वो इनफाइनाइट वायर ही है। तो याद रहे इनफाइनाइट वायर पे पैरेलल कंपोनेंट नहीं होगा, केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और वो कितना होगा 2k लैम्डा बाय d, वेयर d इज दिस डिस्टेंस। तो पॉइंट P पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। और ऑलवेज रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस वायर। और ये वायर कैसी है, हम इनफाइनाइट वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो वायर है वो कैसी है, इनफाइनाइट वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर आएगी, पैरेलल कंपोनेंट इस केस में नहीं मिलेगा, ठीक है। केवल इतने पे ही हमारा डिस्कशन नहीं खत्म होता है, मैं एक और ले लेता हूं सेमी इनफाइनाइट वायर। अब ये हालांकि सेमी इनफाइनाइट वायर कुछ अजीब सा ही कांसेप्ट है कि भाई एक जगह पे ये टर्मिनेटेड है और दूसरी जगह में ये अनंत चले जा रही है, ठीक, ये इनफाइनाइटली अदर डायरेक्शन में एक्सटेंड होती चली जा रही है, ठीक है। बहुत आसान सिनेरियो होगा इस केस में भी। देखिए मान लीजिए कि मैंने एक वायर कुछ ऐसी सी ले ली, वायर जो है वो कुछ ऐसी है, यहां से इनफाइनाइट चली गई और यहां पे टर्मिनेटेड है। मैंने आपसे बात की इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दीजिए। देखिए ये पॉजिटिव, ठीक है, लैम्डा दे दिया गया, ये दूरी जो है वो d दे दी गई। चलो E परपेंडिकुलर लिख रहा हूं पहले, k लैम्डा बाय d sin 0। अच्छा पहले एंगल्स का डिस्कशन कर लेते हैं। देखो यहां से तो एकदम ऊपर तक जाना पड़ेगा, ठीक है, यहां से एकदम ऊपर जाएंगे, एक साइड से बिल्कुल नीचे आएंगे, ठीक है। तो यहां से जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं अल्फा की बात कर रहा हूँ, अगर मैं अल्फा की बात कर रहा हूं तो अल्फा कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज, अल्फा कितना है 90, और बीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्रीज हो जाएगा। बीटा विल बी 0 डिग्री एंड अल्फा विल बी 90 डिग्री। तो sin 0 प्लस sin 90 ये कितना हो जाएगा, E परपेंडिकुलर आएगा k लैम्डा बाय d, E परपेंडिकुलर k लैम्डा बाय d, मतलब यहाँ पर k लैम्डा बाय d जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक। अच्छा पैरेलल कंपोनेंट भी आएगा यहाँ पर, E पैरेलल कितना होता है k लैम्डा बाय d cos बीटा माइनस cos अल्फा, cos बीटा इज 0, cos 0 माइनस cos 90 डिग्रीज, तो cos 0 इज 1, cos 90 0, तो E पैरेलल कितना हो गया k लैम्डा बाय d। तो ये जो है k लैम्डा बाय d ये नीचे लग रहा होगा, ये हो गया आपका E पैरेलल वाला कंपोनेंट। तो देखिए k लैम्डा बाय d इधर, k लैम्डा बाय d इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हो जाएगी √2k लैम्डा बाय d। तो एक सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी, k लैम्डा बाय d √2 टाइम्स, ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए छोटी छोटी बातें और है जिससे आपको ये पता चलना चाहिए कि आप अल्फा बीटा को कैसे पहचानेंगे, ठीक। मान लीजिए मैंने एक वायर दे दिया आपको इस तरीके से, ठीक है, ये पॉइंट है, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है। बहुत आसान बात है, अल्फा कितना 60, बीटा कितना 30 डिग्री। पैरेलल कंपोनेंट भी होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी होगा, दोनों कंपोनेंट आप निकाल सकते हैं, ठीक। मान लीजिए एक बार मैंने वायर आपको ऐसे दे दी, वायर कुछ ऐसी है यहां पर, ठीक, ये दूरी जो है वो d दे रखी है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है सच दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है, ये वाला जो एंगल है ना ये मैंने दे दिया है कि 30 डिग्रीज है। चलिए अब बताइए इस केस में अल्फा बीटा क्या लिखोगे, ठीक। देखो अब ये वाला पॉइंट भी है आपके लिए, ठीक है, और यहां से ये वाली जो दूरी से चलना होता है हमें, आप एंगल 30 डिग्री नहीं लेंगे, आप देखिए P पॉइंट पर बैठकर, P पॉइंट के ऊपर बैठकर आपको दोनों एंड्स को देखना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए पॉइंट P पर बैठ गए,
अब इस पॉइंट P से इस एंड को देखिए और इस एंड को देखिए, तब जाके अल्फा बीटा मिलते हैं। तो इस P पॉइंट पे बैठ के देखेंगे तो यहाँ पर अल्फा कैसे मिलेगा, ये वाला एंगल अल्फा और पीछे जाएंगे तो बीटा। तो यहाँ अल्फा एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 है ये 30 है, तो ये कितना बचा 60, और बीटा तो बन ही नहीं रहा है तो 0 डिग्री। अल्फा कितना 60 और बीटा कितना हो गया 0 डिग्री। ठीक, जैसे एक और देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये जो एंगल है ये 15 डिग्री है और ये जो एंगल है वो 45 डिग्री है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम बेकार सा बना है बट इट्स ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया P के ऊपर बैठ जाया कर और अपनी मुंडी तब तक ऊपर नीचे किया कर जब तक तुझे दोनों एंड पॉइंट्स ना दिख जाएं। मैं वापस से बता रहा हूं, देखिए वायर ऐसी थी, आप पॉइंट P यहां पर थे, इस पॉइंट P के रिस्पेक्ट में, इस लाइन के रिस्पेक्ट में एक बार आप ऊपर जाते थे तब जाके ये वाला एंगल दिखता था, इसी को आप अल्फा कहते थे। इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में नीचे जाते थे इस पॉइंट तक, तब जाके आप इस एंगल को बीटा बोलते थे। ठीक, यही करना है। पॉइंट P पर बैठिए, यहां से परपेंडिकुलर दूरी d है, ऊपर जाइए 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 जब तक कि टॉप मोस्ट पॉइंट ना दिख जाए। तो देखिए यहां से आपको ऊपर चलना है, जब तक आप टॉप मोस्ट पॉइंट ना देख पाए तो ये एंगल कितना हो जाएगा 15 + 45, तो अल्फा एंगल जो हो गया वो कितना हो गया 60 डिग्रीज। 15 + 45 इज 60 डिग्रीज। ठीक, अब अगली चीज जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए कि इसी पॉइंट पे, अब देखो बीटा देखने का तरीका क्या था, इसी लाइन से नीचे जाना पड़ता था, इसी लाइन से हमें नीचे जाना पड़ता था। हम कब तक नीचे जाते थे, जब तक कि दूसरा एंड पॉइंट ना दिख जाए। यही धर्म आपको यहाँ पर भी निभाना है। कैसे, इस पॉइंट से नीचे जाइए नीचे जाइए नीचे जाइए, तब तक जाते जाएंगे चलते जाइए, अभी तक नहीं मिला है दूसरा एंड पॉइंट, जाते जाइए जाते जाइए जाते जाइए, ये यहां जाकर मिला है दूसरा एंड पॉइंट, तो आपका जो दूसरा एंगल होगा वो ये पूरा होगा। ठीक है, 360 डिग्रीज में से 15 डिग्री को माइनस कर दीजिए, कितना मिल जाएगा बीटा जो मिलेगा, या तो आप 360 में से 15 डिग्री माइनस कर कीजिए जो कि मिलेगा 345 डिग्रीज, या फिर आप इसे सीधा सीधा -15 डिग्री भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सीधा सीधा सा क्या कीजिए माइनस का 15 डिग्री लिख दीजिए, आपका काम खत्म। तो अल्फा भी मिल गया और बीटा भी मिल गया। मुझे उम्मीद है कि अल्फा बीटा पहचानने अब आपको आ जाएंगे, क्योंकि अल्फा बीटा आएंगे तभी आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और बता देता हूं, एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन लेके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर आर्क। अब आपके पास क्या है, एक सर्कुलर आर्क है, वो सर्कुलर आर्क जो है वो अपने सेंटर पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आपको कैलकुलेट करना है। मान लीजिए कि इस तरीके की कोई एक सर्कुलर आर्क है, ठीक है, ये इस तरीके की एक सर्कुलर आर्क है जो दी हुई है, नॉट नेसेसरीली सेमी सर्कल नहीं है, ये कोई भी एक जनरल आर्क है। आपको इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है गिवन लैम्डा। ठीक है, अगेन ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये आप खुद से अज्यूम कर लिया कीजिए, इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज, और सेंटर पे जो है आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी गई है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी गई है, इसके बारे में एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये जो आर्क है ये सेंटर पे टोटल एंगल फाई बना रही है। आर्क जो है वो टोटल एंगल फाई बना रही है और जो इसका रेडियस है वो आर है। क्या कीजिए, देखिए मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इसको। यहां से सेंटर से एकदम बीचों बीच आप एक लाइन खींच दीजिए सच दैट ये एंगल हो जाए आपका 5/2 और ये वाला एंगल भी हो जाए 5/2। ठीक है, आप क्या कीजिए एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। अब आप क्या कीजिए, यहां से वही वाला तरीका कर रहा हूं, यहां से थीटा एंगल पे जाके क्या कर रहे हैं अपन, थीटा एंगल पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट उठाइए डी थीटा का। कितने का उठाएंगे, डी थीटा का। तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट मिलेगा, इस एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी, आर डी थीटा, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल गिव्स यू द आर्क लेंथ, आर डी थीटा इज द लेंथ,
और अगर मैं पूछ लूं इसी पे छोटा सा चार्ज कितना होगा तो आप कह देंगे लैम्डा इनटू आर डी थीटा, लेंथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए लैम्डा से, इसमें छोटा सा चार्ज dq भी आ गया। अब ये वाला जो छोटा सा अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा dE, और dE की वैल्यू कितनी होगी k dq by r square, kq by r square सिमिलर टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो dE की वैल्यू हो जाएगी k अपॉन r square into dq, dq चार्ज कितना लैम्डा r d थीटा, लैम्डा r d थीटा, एक r से एक r कैंसिल हो गया तो dE की वैल्यू कितनी हो जाएगी k लैम्डा बाय r d थीटा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज तो समझ आ गई होगी। अब ध्यान से देखिएगा वापस, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी वापस एंगल थीटा हो गया। ठीक है, अच्छा जैसे ये थीटा हो गया तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक कॉस वाला कंपोनेंट और एक आ जाएगा नीचे साइन वाला कंपोनेंट। ध्यान रखने वाली बात ये है कि मैंने इसे दो इक्वल टुकड़ों में तोड़ा था, सही बात है, हमने क्या किया था, इसे दो इक्वल टुकड़ों में तोड़ा था। तो जैसे थीटा एंगल पे यहां पर एक एलिमेंट मिलेगा, वैसे ही थीटा एंगल नीचे जाके भी तो एक एलिमेंट यहां मिलेगा, और उस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी, सच दैट अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, फिर इस डीई का एक आ जाएगा साइन कंपोनेंट, एक आ जाएगा कॉस कंपोनेंट। तो साइन कॉस कंपोनेंट जो हैं, अगर आप ध्यान से देखें, इसका साइन कंपोनेंट डीई साइन थीटा और इस वाले का डीई साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल। क्या बचेगा यहाँ पर, दोनों एलिमेंट्स के कॉस कंपोनेंट बच जाएंगे। इनफैक्ट इन सारे एलिमेंट्स के साथ ऐसा ही होने वाला है, सारे एलिमेंट्स के साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे और कॉस कंपोनेंट्स जुड़ जाएंगे। तो इनफैक्ट जो मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, दैट इज इंटीग्रल ऑफ डी वालों का कॉस कंपोनेंट लेना है, बस डी का कॉस कंपोनेंट, क्योंकि साइन कंपोनेंट तो हर एलिमेंट का कैंसिल हो ही जाएगा। तो बस अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, डी को क्या लिख सकता हूं, k लैम्डा बाय r cos थीटा d थीटा, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाएगी, देखो बच्चों यहां से नीचे जाना है, यहां से ऊपर, यहां से नीचे कितना जाओगे माइनस का 5/2, और ऊपर कहां तक जाओगे प्लस के 5/2 तक। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, अब हम उसे इवैल्यूएट करने के करीब हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब आने वाली है, दैट विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, ये आ जाएगा k लैम्डा बाय r cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा sin थीटा। ठीक है, कहां से कहां तक जाना है, माइनस 5/2 से प्लस के 5/2 तक, ये तो वही हो गया, अल्फा से बीटा जाओगे तो sin 5/2 प्लस sin 5/2, 2 sin 5/2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 2k लैम्डा बाय r इनटू sin 5/2। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ आर्क। अब देखो सारे काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब सोच के देख, अगर तेरे पास ये सर्कुलर आर्क कंप्लीट होती, मतलब अब मैं कह रहा हूं एट द सेंटर ऑफ रिंग, ठीक है, रिंग के सेंटर पे बात कीजिए, रिंग के सेंटर पे अगर मैं एंगल पूछूं कि एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, तो फाई इज एक्चुअली 2 पाई, टोटल एंगल हो रहा है ना 2 पाई, 2 पाई बाय 2 कितना मिल जाएगा, पाई, साइन पाई कितना होता है 0, खत्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग कितनी हो जाएगी 0, मतलब ये कंप्लीट रिंग होनी चाहिए। अगर मैंने कह दिया रिंग जो है वो सेमी सर्कुलर है, ठीक है, सेमी सर्कुलर है, तो अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 2k लैम्डा बाय r sin, एंगल कितना है पाई, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा sin π/2, sin π/2 कितना होता है 1, ठीक है, तो खत्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ कितनी हो जाएगी 2k लैम्डा बाय r, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क पता होना चाहिए कितना 2k लैम्डा बाय r, दिस इज सेमी सर्कुलर आर्क। सपोज क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, मान लीजिए क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, अब बताइए चलिए एंगल कितना सबटेंड हो रहा है यहाँ पे 90 डिग्रीज, तो sin 90/2, व्हाट इज sin 90/2, sin 45 डिग्रीज, sin 45 डिग्री कितना हो गया 1/√2, 1/√2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी √2k लैम्डा बाय r, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी along the angle bisector। याद रहे इन सब केसेस में जब भी मैं एक सर्कुलर आर्क की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां जाएगी along
एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, लॉन्ग एंगल बाइसेक्टर। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर तो बीच में जीरो ही थी, अब ये सेमी सर्कुलर आर्क है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पाई का एंगल बाइसेक्टर कितना, पाई बाय 2, तो इतने एंगल पे चली जाएगी। इसका एंगल बाइसेक्टर मतलब ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री इंक्लाइंड एट this particular angle, so electric field will be √2 k lambda by r। आइए अब अपन थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड बात करते हैं। सिंपल सिंपल सा आपको जो याद रखना है, पहली चीज तो अगर मैं एक सेमी सर्कुलर रिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट विल बी अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2k लैम्डा बाय r, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ एक क्वाड्रेंट की, ठीक है, तो क्वाड्रेंट के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी √2k लैम्डा बाय r, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। सपोज एक इनफाइनाइट वायर है, मान लीजिए इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है, जो कि होती है 2k लैम्डा बाय d, वेयर d इज दिस डिस्टेंस, फाइन। अगर ये डिस्टेंस r ही ले ली जाए तो ये भी क्या हो जाएगा 2k लैम्डा बाय r। अच्छा सोचिए, अगर एक सेमी इनफाइनाइट वायर हो, अगर एक सेमी इनफाइनाइट वायर हो, तो इसकी दूरी अगर r मान ली जाए, तो ये वाला जो सेगमेंट है इसे नेट इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, सच दैट ये एंगल भी 45 होगा और ये एंगल भी 45 होगा, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी रिजल्टेंट वो होगी √2k लैम्डा बाय r के बराबर, ठीक है। ये चीज अपन जो है कर चुके हैं। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि इस टाइप का आपके पास एक अरेंजमेंट है, यहां से एक सेमी इनफाइनाइट वायर आ रही है, यहां तक आई, यहां से एक सेमी सर्कुलर बेंड लिया इसने, फिर यहां से वो जाकर वापस इनफाइनाइट हो गई। आपसे पूछा गया कि यहाँ जो ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ जो ये सेंटर पॉइंट है, मान लिया जो ये रेडियस है वो r है, ये पूरी वायर चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है। तो आपसे पूछा गया पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दें। देखिए बहुत आसान है, देखिए ये जो है दिस इज सपोज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पार्ट्स। ये देखिए, ये एक आपके पास सेमी इनफाइनाइट वायर, दूसरी सेमी इनफाइनाइट वायर, और तीसरा एक सेमी सर्कुलर आर्क। यहां से रिजल्ट्स अगर आपने ध्यान से देख लिए, समझ लिए, तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, यहाँ देखिए सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंगल बाइसेक्टर पे चली जाएगी 2k लैम्डा बाय r, ठीक है। तो इस सेमी सर्कल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चली जाएगी, कितनी आएगी 2k लैम्डा बाय r के बराबर, ठीक है। उसके बाद ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ध्यान से देखो, ये सेमी इनफाइनाइट वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में चली जाएगी, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगी, कितनी होगी जल्दी बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी √2k लैम्डा बाय r। सिमिलरली ये एंगल तो 45 डिग्रीज हो गया, ठीक है। उसी तरीके से ये वाली जो सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, किस डायरेक्शन में, यही एंगल 45 डिग्री बनाते हुए, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड देगी, ये भी √2k लैम्डा बाय r। बहुत आसान हो गया, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, क्या आप वेक्टर सम कर सकते हैं, बिल्कुल। ये देखिए, ये दोनों ई का मैग्नीट्यूड सेम है, ये ई का मैग्नीट्यूड, ये ई का मैग्नीट्यूड, दोनों के ई साइन 45, ई साइन 45 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नीचे वाली डायरेक्शन में कितना बच जाएगा, ई cos 45 2 टाइम्स, इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो O पॉइंट है उस पे एक तो ऊपर आ रहा है 2k लैम्डा बाय r, और एक नीचे आएगा 2 टाइम्स ई कितना है √2k लैम्डा बाय r cos 45 इज 1/√2, देखो √2 से √2 गया, 2k लैम्डा बाय r ऊपर, 2k लैम्डा बाय r नीचे, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी इस पॉइंट पे, 0 हो जाएगी। दिस इज हाउ यू नीड टू इवैल्यूएट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O, ठीक है। इसी के मिलता जुलता एक और सवाल है, इसे नोट करते जाइए आप। मान लीजिए कि एक और इस टाइप का एक अरेंजमेंट मैंने आपको दिया, ये रही सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है, ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, इस पॉइंट पे आके वो एक क्वाड्रेंट बना देती है,
ठीक है। और ये जो क्वाड्रेंट है ये रहा पॉइंट O, ये रेडियस R, ये रेडियस R, और यहां से ये फिर से सेमी इनफाइनाइट वायर बनती हुई चली जाती है। ठीक है, वापस ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। आपसे पूछा गया व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दीजिए। चलिए वापस वही वाला काम है, एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। इस तरीके से सेमी इनफाइनाइट वायर हो तो सोचिए यहाँ वाले जो सेगमेंट्स है वो इस पॉइंट को रिलेटिवली इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहे होंगे, तो थोड़ा कॉमन सेंस भी आप यूज कर सकते हैं कि आपको देखना पड़ेगा कि ये वाला सेगमेंट इसको कहां रिपेल कर सकता है, इस डायरेक्शन में। रिपेल वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए आप क्या करते हैं, उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अज्यूम कर लेते हैं। तो ये वाला जो सेगमेंट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कितनी करेगा, √2k λ/r, सच दैट ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्रीज। इसी तरीके से अब इसकी बात कीजिए, ये भी एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो इसे ऐसे करके देखिएगा, ठीक है। ये वाला सेगमेंट इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा, कितने एंगल पे, वही 45 डिग्रीज एंगल पे, कितने से, √2k λ/r से। मेरे हिसाब से ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45 ही होगा, और इसी तरीके से ये एंगल भी 45 डिग्रीज है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। तो इन दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर्स के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी पॉइंट O पे। अच्छा, अब आ जाइए क्वाड्रेंट की बात देखते हैं। इस क्वाड्रेंट के कारण पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, कहां पर आएगी, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर आ जाएगी, ये एंगल 45 हो जाएगा, और यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, √2k λ/r, which is the electric field intensity at point O। सिंपल कॉमन सेंस से इस टाइप के सवाल आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए।